नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का हमारा जो क्लास होगा वो पारिस्थितिकी तंत्र एवं मृदा संरक्षण इकोसिस्टम एंड सॉइल कंजर्वेशन के बेस पर होगा। इसमें हम लोग कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे और थोड़ा सा बड़े ध्यान से इस क्लास को देखेंगे कि जो आगामी हमारी परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत की अन्य जो परीक्षाओं हैं उसमें ये महत्वपूर्ण पोर्शन जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो क्लास को देखते हुए हम लोग चलेंगे। टॉपिक हमारा होगा पारिस्थितिकी तंत्र एवं मृदा संरक्षण। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इकोसिस्टम एंड सॉइल कंजर्वेशन। इसमें इसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इशूज भी देखेंगे, सॉइल के टाइप्स भी देखेंगे, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल की पीएच क्या होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को देखते हुए हमने एक सेगमेंट तैयार किया है। तो क्लास को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग अगर बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है, जैसे घास भूमि, ग्रासलैंड एरिया है, घास भूमि क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में यहां पर आपसे बात करेगा कि इस इकोसिस्टम में घास भूमि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर, यहां बात किसकी कर रहा है? उच्च स्तर की। अगर यहां बात हमसे कर रहा होता निम्न स्तर की तो हम निम्न स्तर की ओर जाते हैं। यहां उच्च का मतलब है हाईएस्ट। तो यहां ध्यान रखना है, जैसे हम अगर पोषक स्तरों को, खाद्य श्रृंखला के स्तरों को हम टी से, ट्रॉपिक लेवल से प्रकट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है और T4 होता है। ये हमारी जो एक एवरेज खाद्य श्रृंखला होती है, औसत खाद्य श्रृंखला होती है, उसका एक सीक्वेंस है। जैसे पेड़ पौधे सभी किस में आएंगे? ये सभी उत्पादक होते हैं तो T1 में आएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता हमारे किस में आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, T2 में आएंगे। यहाँ पर हमारे जो जाएंगे ये हमारे द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, T3 में आएंगे। और ये हमारे हो सकता है कि तृतीयक हो या शीर्ष हो जाएं तो टॉप कंज्यूमर्स होंगे। तो इसके बेस पर पूछा है कि घासभूमि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होगा। तो देखिए, उच्च स्तर हमारा जो यहां पर है वो कौन है? ये है। अगर इसको हम सपोज एज इसके आधार पर ले लें, पिरामिडिकल शेप में ले लें, तो यही हमारा T4 है और ये हमारा क्या है? T1 है। अब हम लोग किधर से? नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहां आपसे पूछ रहा है कि इसमें उच्च स्तर का कौन होगा। तो उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होगा वो कौन होगा? वो मांसाहारी होगा। आंसर हमारा क्या जाएगा? मांसाहारी। नेक्स्ट देखिए, बायोमैग्निफिकेशन। ये बायोमैग्निफिकेशन जो है इसका हिंदी अर्थ होता है जैविक आवर्धन। यहां देखिए उसी प्रश्न से लगा हुआ ये प्रश्न है कि ये होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि T1, T2, T3, T4 सपोज है, चेन यदि और आगे जा रही है, खाद्य श्रृंखला और आगे जा रही है तो T5 भी होगा। तो यहां पर सपोज है कि इसने बायोमैग्निफिकेशन का यह जो अर्थ है उसको सबसे पहले समझ लेंगे कि ये किसी की टॉक्सिसिटी से संबंधित होता है। जैसे रसायनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, खेतीबाड़ी में करते हैं, इकोसिस्टम में करते हैं, तो वो रसायन एक जगह जाके रुक जाते हैं, वहां इकट्ठे होते रहते हैं। तो ध्यान रखना है। तो रसायन जैसे सपोज है यहां पर हमने कोई रसायन लिया 100 ग्राम, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से चलेगा और इसका जो सांद्रण है, जो कंसंट्रेशन है, वो हमारा कहां बढ़ जाएगा? जाके T5 में इकट्ठा होता रहेगा। तो यहां पूछ रहा है आपसे बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन है क्या? तो जीवों के शरीर में विषैले पदार्थों का समय के साथ जो सांद्रता बढ़ती है, मींस दैट ऑफ जो कंसंट्रेशन बढ़ती है, यह ध्यान रखना है। समय के साथ जीवों के शरीर में जो सांद्रता, जो कंसंट्रेशन बढ़ती है रासायनिक जहरीले पदार्थों की, विषैले पदार्थों की, उसे हम लोग घटना के नाम से क्या कहेंगे? बायोमैग्निफिकेशन। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। एक रोग सुना होगा आपने, मिनामाटा रोग। रोग का नाम क्या है? मिनामाटा रोग। यह ध्यान रखना है, रोग का नाम क्या है? मिनामाटा रोग, जो मरकरी पारे से होता है। पारे को हम लोग पारद भी कहते हैं, मरकरी पारे को हम लोग कहते हैं। तो मरकरी से होता है, पारे से होता है। ये एक द्रवीय धातु है पारा, देखा होगा थर्मामीटर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो मिनामाटा रोग ये जापान में बहुत होता है। जापान की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो दूषित पारे युक्त पानी होता है वो वहां के आसपास के समुद्री वातावरण को जहरीला बना देता है। मछलियां उसे ले लेती हैं और मछलियां फिर मनुष्य खाता है तो वही विषैला पदार्थ फिर मनुष्य में आ जाता है। तो मनुष्य में होने वाला जो रोग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनामाटा रोग। और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस घटना को हम लोग कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन। आंसर हमारा क्या जाएगा? जीवों के शरीर में विषैले पदार्थों की समय के साथ बढ़ती सांद्रता। यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अजैविक? देखिए, सबसे पहले यह है अजैविक नहीं है, यह ध्यान रखना है। अगर अजैविक होता तो अजैविक का मतलब होता है कि हमसे बात कर रहा है निर्जीव पदार्थों की। यहां बात हो रही है कि अजैविक घटक नहीं है, मींस दैट ऑफ इसका हम लोग निकाल लेंगे मतलब कि अजैविक नहीं है तो होगा क्या?
तो होगा हमारा जैविक। ऐसे प्रश्न आपको बड़ा परेशान करेंगे पेपर में, बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइप के होते हैं। होता क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, क्लास का एक लोड होता है, दूसरा हमारे पास एग्जाम का एक लोड होता है, हम लोग बहुत सारी प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखने वाली जो बात होती है वो ये होती है कि वहां क्विक हमें आंसर चाहिए होता है। तो क्विक आंसर की बात करेगा तो ध्यान रखना है कि अजैविक घटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमसे जैविक घटक की बात कर रहा है, तो फास्फोरस अजैविक है, मृदा जो है वो क्या है, अजैविक है, प्रोटीन अजैविक है, अजैविक नहीं है तो ये जैविक घटक है हमारा। क्वेश्चन हमारा यहीं से बनना है। तो जैविक घटक का मतलब यहां फंगस से होगा, मतलब कवक होगा, तो कवक इसका आंसर जाएगा। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कार्बन डेटिंग। देखिए कार्बन डेटिंग, डेटिंग यदि शब्द आता है कहीं पर भी तो डेटिंग का मतलब होता है आयु के निर्धारण से। जैसे हमसे पूछा जाए प्रश्न कि पृथ्वी की चट्टानों की आयु का निर्धारण हम लोग किससे करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग से। यहां जो शब्द आएगा वो इस तरीके से। थोड़ा सा प्रश्न के सार में चलेंगे। देखिए जितना डिस्कशन करेंगे उतना हमारा बेहतर क्लास होता जाएगा। आप लोग इस चीज का पूरा भरोसा कायम रखें कि जो भी डिस्कशन हमारा क्लास का होगा वो बहुत बेहतर होगा। कॉपी पेन डायरी जो भी आपके पास अपनी जो भी सामग्री है उसको आप लेके बैठें और चीजों को ध्यान से देखें। देखिए तो यहां मैं बात कर रहा हूं कार्बन डेटिंग का संबंध किससे है, तो पृथ्वी की चट्टानों का जो आयु का हम अध्ययन करते हैं, यूरेनियम डेटिंग होती है, एक पोलोनियम डेटिंग होती है, लेकिन यहां कार्बन डेटिंग की बात कर रहा है। तो पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वो सारे सजीव हमारे जीवाश्म में फॉसिल में बदल गए। तो जितने भी सजीव जो फॉसिल में हैं, जीवाश्म में हैं, तो जीवाश्मों की आयु का अध्ययन जो है वो हम लोग किसमें करते हैं, कार्बन डेटिंग में। तो आंसर क्या जाएगा, फॉसिल जाएगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि फॉसिल जो हैं वो हजारों साल पहले किसी आपदा के कारण जमीन में दब गए, आज हमें वो इम्प्रिंट के रूप में, फॉसिल के रूप में, जीवाश्म के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो ध्यान रखना है जितनी भी फॉसिल की आयु का अध्ययन होगा तो वो क्या कहलाएगा, कार्बन डेटिंग। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात और है कि यहां क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि फॉसिल के अध्ययन शास्त्र को, स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन शास्त्र को हम लोग कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। क्या कहेंगे, पैलिएंटोलॉजी। देखिए यहां जीवाश्म विज्ञान के पिता और पूछेगा आपसे, तो जीवाश्म विज्ञान का मतलब फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी। तो हम लोग यहां लियोनार्डो दी विंसी, जिनकी मोनालिसा के नाम से सबसे सुंदर जिन्होंने चित्र बनाया था, एक आर्ट बनाई थी, तो उनको हम लोग कहते हैं तो द फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान का पिता जो है वो हमारे कौन होंगे, लियोनार्डो दी विंसी। अगर भारत में पूछता है कि भारत में पादप जीवाश्म विज्ञान के पिता कौन, तो ध्यान रखना है प्रोफेसर बीरबल साहनी। इनके नाम पर लखनऊ के अंदर एक पादप इंस्टीट्यूट है, पादप जीवाश्म। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी, या क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि प्रोफेसर बीरबल साहनी का संबंध किससे है, तो ये एक पादप जीवाश्म विज्ञानी थे, ये ध्यान रखना है। और पादपों में भी कार्बन होता है, जंतुओं में भी कार्बन होता है, तो फॉसिल दोनों से बनता है, पादपों से ही बनता है, जंतुओं से भी बनता है। तो यहां पर कार्बन डेटिंग का संबंध हमारा किससे होगा, जीवाश्मों से होगा, यह ध्यान रखना है। अगला देखें, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सुमेलित नहीं है मतलब यह है कि हमें अगर 3 आंसर पता है तभी हम लगा सकते हैं। तो यहां प्रश्न की नेचर को देखते हुए हम लोग बात करेंगे। एपी सबको पता है, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका भारतीय मधुमक्खी होती है, सुना होगा। तो मधुमक्खी मतलब शहद की मक्खी, सही है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में सिल्क होता है, सही है, सिल्क बॉर्म रेशम का कीड़ा। इसके बाद है पिशीकल्चर, पिशी का मतलब यहां जो होता है वो मछली से होता है, पिशी का मतलब किससे होता है, मछली। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ये वाला आंसर हमारा सही नहीं है। पिशीकल्चर का संबंध हमारा किससे होगा, मछली उत्पादन से होगा, मछली के बढ़ावा से होगा, मछली के कल्चर से होगा। यहां ध्यान रखने वाली जो बात है वो इस तरीके से बात करेगा। तो ये ध्यान करेंगे हम लोग, हमसे जो पूछ रहा है तो ये ध्यान रखना है। तो किसकी बात करेगा, यहां उत्पादन की बात करेगा। तो मछली का उत्पादन, मछली का कल्चर, मछली का संवर्धन, इससे है। हॉर्टिकल्चर मालूम है हमारा, बाग बागवानी बगीचे का संबंध हमारा किससे, हॉर्टिकल्चर से है। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, पिसीकल्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जेरेंटोलॉजी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एक शास्त्र है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटो का मतलब होता है जीर्ण अवस्था, जीर्ण का मतलब है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। तो जेरेंटोलॉजी का संबंध जो है वो बुढ़ापे की अवस्था से, वृद्धावस्था से है। अगला आ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि सब्जी, जनरली आपने देखा होगा कि हम लोग जो सब्जियां उगाते हैं वो सब्जियां खेतों में बेल के लताओं के रूप में फैलती हैं। तो सब्जी के लिए यहां जो सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो हमारा आंसर जाएगा ऑलेरी कल्चर। देखिए सब्जियों के लिए अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर क्या जाएगा, ऑलेरी कल्चर। बाकी के 3 आंसर को भी हम लोग देखेंगे। फ्लोरी का मतलब होगा फूलों की खेती, तो फूलों का कल्चर है। हॉर्टी का मतलब अभी इससे प्रश्न पहले वाले प्रश्न में निकल के गया है, बाग बगीचे बागवानी। और पोमोल, पोमो का मतलब होता है पोले जो हैं वो फल होते हैं,
तो फलों का जो कल्चर है वो पोमोलॉजी। आंसर राइट हमारा क्या होगा? ऑलिरो कल्चर। ऑलरी कल्चर कह सकते हो उसको, ऑलेरो कल्चर भी कह सकते हो। तो सब्जियों के काम आने वाले पौधों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? ऑलेरो कल्चर। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हाइड्रो शब्द इसमें आया है। तो हाइड्रो शब्द जो है, इसका हाइड्रो माने जल होता है, जल का मतलब यहां वाटर से होगा। तो ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि हाइड्रो का संबंध जो है वो किससे है? वाटर से है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये जल के अंदर, मृदा नहीं होगी, मृदा की एब्सेंस होगी, और जल के अंदर यदि हम पादपों को उगा रहे हैं, मतलब पादपों की खेती कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, तो इस शास्त्र को जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे? मृदा विहीन, मतलब सॉइल लेस कल्चर में यदि प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन। ये प्योर हिंदी है, इस टर्म को समझना है। हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी गलत कर जाते हैं कि प्रश्न तो आता है लेकिन प्रश्न की थीम हमारे को नहीं समझ में आती है कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो दोनों वर्जन में हम लोग बात करेंगे। संवर्धन को कल्चर कहते हैं, मृदा विहीन को सॉइल लेस कहेंगे, पादप माने प्लांट्स हैं। तो जब पादपों का कोई संवर्धन कल्चर हमारा मृदा की एब्सेंस में हो, मतलब जल में हो, तो जल को हमने क्या कहा है? यहाँ हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब यहाँ किससे है? जल, वाटर से है। तो आंसर हमारा हाइड्रोपोनिक्स में क्या जाएगा? मृदा विहीन पादप संरक्षण, पादप संवर्धन या पादप कल्चर, ये ध्यान रखना है। तो प्लांट कल्चर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है पीडोलॉजी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है पीडोलॉजी। जहां भी पीडो शब्द आ जाए, सुन लीजिए, जहां भी पीडो शब्द आ जाए वहां दिमाग में तुरंत हमारे में आना चाहिए कि हमसे जो बात कर रहा है भैया वो मिट्टी की कर रहा है। किसकी कर रहा है? मिट्टी की। और मिट्टी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। मिट्टी को क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। अब देखिए मिट्टी में भी अगर हम बात करेंगे तो मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक अगर बात करेंगे यहां पर मिट्टी की, तो एक होती है प्राकृतिक मृदा। यह ध्यान रखना है। जैसे जंगल की मिट्टी जो अपने आप बनी, तो जंगल की मिट्टी को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक मृदा। एक किसान ने मिट्टी तैयार की, जंगलों को काटी या ऊसर भूमि को तैयार किया, या किसान ने अपने गांव के आसपास की किसी ऐसी भूमि को तैयार किया जहां वो कृषि करने लगा। तो दूसरी जो मिट्टी होती है उसको हम कृषि, एग्रीकल्चर की मृदा कहते हैं, कृषि मृदा कहते हैं। तो देखिए प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। इसका सबसे पहले आंसर देखेंगे कि पीडोलॉजी का संबंध किससे है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है हमारा, इसका आंसर क्या चला जाएगा? मिट्टी। अब देखिए आगे हम लोग अगर प्रश्न की थोड़ी टफनेस में जाता है तो प्रश्न की टफनेस को देखते हुए, प्रश्न के स्तर को देखते हुए हम लोग बात करेंगे। मिट्टी जो है वो सॉइल है, और सॉइल के अध्ययन को जनरली हम लोग जो हैं वो यहाँ पीडोलॉजी कह देते हैं। लेकिन सॉइल के टाइप्स दो हैं, एक प्राकृतिक मृदा है दैट फॉर नेचुरल सॉइल, एक कृषि मृदा है दैट फॉर एग्रीकल्चर सॉइल। अगर हमसे प्रश्न करता है कि प्राकृतिक मृदा और कृषि मृदा में यदि कृषि की मृदा है तो इसका अध्ययन क्या है, तो इसका अध्ययन हो जाएगा पीडोलॉजी। जैसा कि प्रश्न में दिया है कि पीडोलॉजी में यदि प्रश्न पूछता है तो क्या जाएगा? ये कृषि मृदा होगा। और अगर हमसे प्रश्न पूछता है कि प्राकृतिक मृदा कैसा घटक है, तो आपने एक घटक सुना होगा दैट्स फॉर इडेफो। इडेफो जो है एक शब्द है, ये ध्यान रखना है, इडेफो, ये ध्यान रखना है। तो इडेफो का मतलब होता है हमारा किससे? प्राकृतिक मृदा से, दैट फॉर नेचुरल सॉइल। तो इडेफोलॉजी यदि प्रश्न आता है तो प्राकृतिक मृदा का अध्ययन, पीडोलॉजी यदि प्रश्न आता है तो कृषि युक्त मृदा का अध्ययन। ये ध्यान रखने वाली बात हमारी होगी, ये विशेष तौर पे हमें इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा जो होगा वो क्या जाएगा? मिट्टी जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आएंगे, देखेंगे विकासवाद का सिद्धांत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकासवाद को जो है वो हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद जो है ये हमारा एक तरीके का डेवलपमेंट है। विकासवाद जो है जनरली देखिए सारे आंसर्स दिए हुए हैं। आपने सुना होगा एक बहुत बड़े हमारे एक जूलॉजिस्ट आए थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने इस पृथ्वी पर कई सारे द्वीपों का अध्ययन किया था। एक बहुत प्रसिद्ध द्वीप उन्हें मिला था, ध्यान होगा आपको, गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड जो है ये प्रशांत महासागर में है, नियर टू साउथ अमेरिका के। गैलापागोस आइलैंड पर उन्होंने बहुत सारी चिड़ियों की प्रजातियों का अध्ययन किया जिसे हमने बर्ड्स फिंचेस कहा। तो यह इसका जो आंसर होगा, उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, यह ध्यान रखना है। इनके कई सिद्धांत और हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन की बात करेगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत सुना होगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसका है? डार्विन का। एक आपने सुना होगा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, आपने सुना होगा संघर्ष की उत्तरजीविता, एक सुना होगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये जो सिद्धांत हैं, सबसे प्रमुख सिद्धांत इसमें से प्राकृतिक सिद्धांत है। तो ये ध्यान रखना है, ये सभी सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत हैं। तो विकासवाद का सिद्धांत हमारा किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। प्रमुखतः आंसर हमारा जो होगा वो चार्ल्स डार्विन ही जाएंगे। बीगल नाम के जहाज पर ये
पृथ्वी के जितने भी द्वीप वगैरह थे, जो नेचुरल वेजिटेशन के रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक रूप से बड़े फले फूले द्वीप थे, उनका इन्होंने अध्ययन किया और प्रकृति का बड़े अंदर से बड़े पास जाके इन्होंने प्रकृति की ब्यूटी को समझा, देखा और इन्होंने अपना फिर एक सिद्धांत, एक मत दिया। ये ध्यान रखना है। तो विकासवाद का सिद्धांत हमारा जो है वो किससे है? डार्विन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जेनेटिक्स देखिए, जेनेटिक्स का मतलब यहां आनुवांशिकी से है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और यहां अगर आपसे पूछता है कि आनुवांशिकी के जनक कौन, जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकी, एक पीढ़ी के लक्षण जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वहां पर हेरिडिटी कैरेक्टर जो होते हैं वो मूव करते हैं, उसी शास्त्र को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स में देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? मेंडल को कहते हैं। ध्यान रखना है, क्योंकि मेंडल ने मीठी मटर पर प्रयोग किए थे। स्वीट पी, जिसको हम लोगों ने पायसम सटाइबम के नाम से जाना था, इसको स्वीट पी क्योंकि मीठी मटर थी, और 7 कैरेक्टर को इन्होंने ध्यान रखा था। तो ये ध्यान रखना है कि मेंडल के नियम जो है, मेंडल जो है, इन्होंने आनुवांशिकी की शुरुआत कर दी थी। द फादर ऑफ, जनक कहेगा, फादर कहेगा, पिता कहेगा, तो वहां हमारा जेनेटिक्स जाएंगे। अब इसमें हम अध्ययन किसका करते हैं? तो आंसर हमारा क्या जाएगा? आनुवांशिकता का। तो ध्यान रखना है, जेनेटिक्स में अध्ययन किसका होगा? आनुवांशिकी या आनुवांशिकता का होगा। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। देखिए, अम्ल वर्षा का संबंध है। अम्ल वर्षा का संबंध जो है वो क्या है? तो अम्ल वर्षा का संबंध किससे है? बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको ध्यान होगा, इससे पहले जो मैंने क्लास आपको दी है, वीडियो देखेंगे आप लोग, तो वहां मैंने एक जगह कराया हुआ है ताजमहल के पीले पड़ने का कारण, या ताजमहल पर स्टोन लेप्रोसी, ताजमहल का जो मकराना मार्बल है उसके खराब होने का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा ही है। और अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी जो है वो अम्ल, वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसके अंदर हमारा SO2 NO2 दोनों होते तो बोथ आंसर जाते, चूंकि हमारा एक ही आंसर दिया हुआ है, आपने देखा है प्रश्न के तहत, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका आंसर होगा। और सर्वाधिक अम्ल वर्षा की यदि बात करें कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा, पहली अम्ल वर्षा, तो ये एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, नॉर्वे। तो नॉर्वे में हम लोगों ने अम्ल वर्षा को देखा है, ये ध्यान रखना है। आपने देखा होगा किसी भी सीजन की जो पहली बारिश होती है, 2-3 महीने के गैप पर जो बारिश होती है, हम लोग अगर कहीं रोड में या कहीं खुले में जा रहे हो, वो पानी हमारे शरीर पर पड़ जाए तो स्किन में एक एलर्जी हो जाती है, इरिटेशन सा होता है कि पता नहीं क्या खुजली हमारे हो गई। तो ध्यान रखना है कि उसमें हमारे ऑटोमोबाइल वाहनों से निकला हुआ जो धुआं होता है उसमें SO2 होता है, सॉरी यहाँ पर SO2 आंसर होगा। तो अम्ल वर्षा का जो संबंध होगा वो किससे होगा? SO2 से होगा, क्योंकि ये जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, H2SO4। ये ध्यान रखना है। यहां पर जो होगा आंसर हमारा वो SO2 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से बात करेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये गैस है। SO2 जो है वो क्या है? एक गैस है। तो प्रश्न के देखते हुए हमारा जो जाएगा वो क्या जाएगा? आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल जाएगा। यहां ध्यान रखना है। तो H2SO4 इसी का मतलब है, रसायनों का राजा हम लोग H2SO4 को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वायुमंडल की पृथ्वी के पास की सबसे निचली परत, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी से यदि हम वायुमंडल में चलें तो देखा होगा आपने, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके से लेयर चलती हैं। तो पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है, जिसको हम लोग जो है वो क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी लेयर जो है वो समताप मंडल है, ये ध्यान रखना है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ओजोन परत इसी में पाई जाती है, सुना होगा। ओजोन की परत किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में। वायुमंडल की पृथ्वी के पास की सबसे निचली परत पूछी है हमसे, तो देखिए ट्रोपो भी हमें ध्यान रखना है, क्षोभ भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। तो पृथ्वी के सबसे पास की परत जो है उसका आंसर हमारा क्या जाएगा? क्षोभ मंडल जाएगा। आप लोग लगा लेंगे यहां पर टिक। और अगर इन्हीं प्रश्न में हमसे पूछता कि ओजोन परत किसका भाग, तो ओजोन परत हमारा किसका भाग? समताप मंडल का। यही प्रश्न पूछता कि इनमें से कौन सा मंडल सर्वाधिक ठंडा होता है, जहां बाहर से आने वाले, अंतरिक्ष से आने वाले कुछ पिंड घर्षण के कारण जलकर और वहां ठंडा होकर बुझ जाते हैं, राख की तरह फट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो यहां माइनस में होता है टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा क्या जाता? मध्य मंडल। यही अगर प्रश्न हमसे पूछता कि वायरलेस का मंडल, रेडियो वेव्स का मंडल, जहां से रेडियो वायरलेस की तरंगें लौटती हैं, तो ये हमारा आयन मंडल आंसर जाता। अब प्रश्न के तहत हम लोग देखेंगे हमारे क्वेश्चन की थीम क्या कह रही है। तो वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की पृथ्वी के पास की सबसे निचली परत कौन सी होगी? तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ये क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता, बहुत अच्छा प्रश्न है। बायोडायवर्सिटी
फ्लोरा हो चाहे फोना हो, पादपों का समुदाय हो चाहे जंतुओं का समुदाय हो, उसकी अगर बहुत सारी विविधता हमें देखने को मिल रही है तो उस विविधता का जो एक करेक्टर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी कहेंगे, दैट फॉर जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, दिए हुए प्रश्न में से हमें देखना है। देखिए बायोडायवर्सिटी वैसे देखा जाए तो हर जगह है, फूलों की घाटी में फूलों की बायोडायवर्सिटी है, और सूरमा घाटी में थोड़ा बहुत है, दोरांग घाटी में भी है। लेकिन इसका एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा जाता है कि बायोडायवर्सिटी हमें मोस्टली कहां देखने को मिलती है, तो शांत घाटी। इसका आंसर जो होगा वो साइलेंट वैली। साइलेंट वैली को हम लोग मौन घाटी भी कहते हैं। मौन का मतलब भी हमारा शांत होता है, साइलेंट होता है। और ये मौन घाटी जो है वो केरल में है। कहां पर है आपसे पूछेगा, पश्चिमी घाट पर केरल में मौन घाटी है, ये ध्यान रखना है। शांत घाटी शांत क्यों है सुन लीजिए। शांत इसलिए है कि यहां पर कुछ कीड़े ऐसे पाए जाते हैं जिनको यहां पाए जाने वाला एक लॉयन टेल्ड मकाका, एक बंदर है यहां जो उन कीड़ों को मार के खाता रहता है। तो कीड़े बेचारे बचने के लिए बड़ा शांत सा वातावरण होता है। तो इस घाटी को हम लोग क्या कहेंगे, शांत घाटी के नाम से जानते हैं। मौन घाटी कह देंगे, साइलेंट वैली कह देंगे। फूलों की घाटी यदि प्रश्न में आंसर आता है हमारा, तो फूलों की घाटी कहां है पूछेगा तो हम लोग आंसर देंगे उत्तराखंड में। फूलों की घाटी द वैली ऑफ फ्लावर की बात करेगा तो आंसर हमारा क्या जाएगा, उत्तराखंड आंसर जाएगा, यह ध्यान रखना है। प्रश्न के तहत सर्वाधिक जैव विविधता पूछिए तो इसमें से मैक्सिमम जो जैव विविधता है वो ये है, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत में कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, ताप तप्त स्थल बोलते हैं। हॉट स्पॉट्स का मतलब होता है वहां जीवों की विविधता भी बहुत ज्यादा है और जीवों की विविधता को खतरा भी बहुत ज्यादा है। खतरे का मतलब उनको डेंजर भी है बहुत ज्यादा, तो उनको हमें बचा के रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो तप्त स्थल हॉटस्पॉट की अंतर्गत आता है, उसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है यहां पर। तो ये शांत घाटी का ही क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट की तरफ है केरल में। तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या जाएगा, शांत घाटी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इकोसिस्टम शब्द बड़ा अच्छा प्रश्न है, इससे पहले भी मैंने इसको आपको डिस्कस कराया हुआ है कि इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसका है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, देखिए एजी टेंसले। यही यदि प्रश्न होता इकोलॉजी, तो इकोलॉजी शब्द हमारा किसने दिया था, तो शब्द दिया हीकल ने। लेकिन द फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, रीटर। अब देखिए इसको ध्यान कैसे रखेंगे, रीटर भी है, हीकल भी है, टेंसले भी है। अब प्रश्न पूछ रहा है इकोसिस्टम, तो देखिए यहां एक टेक्निक बता दे रहा हूं मैं, यहां पर शॉर्ट सी ट्रिक है, इकोसिस्टम और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग पारिस्थितिकी शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और पारिस्थितिकी क्या है या पारिस्थितिकी अध्ययन क्या है। तो देखिए इसमें एस है, इकोसिस्टम में क्या है, एस है। तो एस का संबंध यहां एजी टेंसलों को यदि हम इंग्लिश में लिखते हैं तो देखिए इसमें भी एस आ रहा है, तो एस से एस को क्या कर देंगे, मिला देंगे। और इकोलॉजी में यदि शब्द पूछता है हमसे कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो इकोलॉजी शब्द कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो हम लोगों का आंसर अगर हीकल पड़ा हुआ है तो हीकल जाएगा, सुन लीजिए। और यदि ये आता है कि द फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है और वहां हीकल नहीं है या द फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो आंसर फादर यदि पूछ रहा है तो रीटर जाएगा। एक प्रश्न ऐसा भी मैंने एक परीक्षा में देखा है, सुन लीजिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रश्न में पूछा कि इकोलॉजी शब्द किसका है और दोनों आंसर दिए हैं कि शब्द पूछा, हीकल भी दिया है, रीटर भी दिया है। ऐसी स्थिति में हमारा आंसर जो होगा वो 100% जो होगा शब्द के लिए तो हीकल जाएगा। ये विशेष तौर पर ध्यान कर लें इस चीज को। फादर अगर पूछ रहा है तो रीटर जाएगा, इकोलॉजी शब्द यदि पूछ रहा है तो हीकल जाएगा। आंसर में शब्द को लेकर प्रश्न का आंसर है और रीटर और हीकल दोनों हैं, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, हीकल जाएगा। यह ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। यहां भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, तो इंडियन इकोलॉजी के बारे में पूछा है, बड़ा अच्छा आंसर है ये, और पिछली बार भी मैंने कराया था द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो यहां पे होंगे प्रोफेसर आर डी मिश्रा, इनको हम लोग प्रोफेसर रामदेव मिश्रा भी बोलते हैं, बड़े अच्छे पारिस्थितिकीविद हैं ये भारत के। तो ध्यान रखना है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को हम जो संज्ञा देते हैं द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की। देखिए इसमें और भी आंसर हैं, जैसे ध्यान रखना है, तो मेरा ये कोशिश होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराऊं, इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस क्लास पर। तो देखिए एम एस स्वामीनाथन, सबको पता है कि ये भारत में हरित क्रांति के जनक, कौन सी क्रांति के, हरित क्रांति के जनक की यदि बात कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम एस स्वामीनाथन। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा होगा कि एक विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, नाम सुना होगा नॉर्मन ई बारलॉक। तो नॉर्मन ई बारलॉक के साथ इन्होंने मिलकर जो है वो कार्य किया था। हरित क्रांति सबसे पहले गेहूं की फसल के लिए आई थी। तो ध्यान रखना है एम एस स्वामीनाथन का संबंध भारत में हरित क्रांति से, ये ध्यान रखना है। अगर इंडिया में पूछ रहा है तो ये हरगोविंद खुराना जो थे, इन्होंने आनुवांशिक कोड दिया था। जेनेटिक कोड की यदि बात करें, प्रकृति में जेनेटिक कोड जो होते हैं वो 64 होते हैं, ये ध्यान रखना है।
टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड कितने होते हैं? 64 होते हैं, चाहे हम जीवों में चले जाएं, मतलब जंतुओं में चले जाएं, चाहे हम पादपों में चले जाएं। तो ध्यान रखने वाली जो बात है वो यहां से यही है, हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड। कैलाश सांखला जो है, इनको हम लोग जो हैं वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने टाइगरों को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए कार्य किया था। तो देखिए चारों आंसरों का मैंने आपको मतलब बता दिया, मीनिंग बता दिया, ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न का आंसर जो होगा, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो कौन है? प्रोफेसर आर.डी. मिश्रा, ये ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से प्रश्न कर रहा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य जंगली गधों के लिए? ध्यान रखना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है गुजरात का कच्छ रीजन। वाइल्ड लाइफ पूरे वर्ल्ड में हम लोग कहीं घूम आए, इंडिया में भी हम लोग कहीं घूम लें, तो केवल और केवल अगर हमें कहीं जंगली गधे मिलते हैं तो वो कहां मिलेंगे? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। ध्यान रखना है, काफी बड़ा ये क्षेत्र है। इसको देखा होगा कि चांद की रोशनी में ये सफेद एक चादर की तरह लगता है, रेगिस्तान की तरह लगता है, क्योंकि यहां पर हमें रेतीला रेतीला ही क्षेत्र मिलता है। तो रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात का क्षेत्र जो है रण ऑफ कच्छ, यहां ये जंगली गधे, कभी आप इसका फोटो भी देख सकते हो जंगली गधे का, तो ध्यान रखना रण ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, मकर रेखा का मान क्या होता है? देखिए पृथ्वी का आपने सबने स्ट्रक्चर सुना होगा, ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ध्यान होगा। ये सारे हमारे जो लेटे हुए हैं ये हमारे सारे लैटिट्यूड हैं, और लैटिट्यूड को हम लोग जो हैं वो अक्षांश कहते हैं, ये ध्यान रखना है। लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे? अक्षांश। ये 0 डिग्री है जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये ध्यान रखना है। भूमध्य विषुवत का मतलब होता है भू माने पृथ्वी, बीच से डिवाइड हो, इक्वेटोरियल लाइन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। नीचे की ओर जाते हैं तो नीचे देखिए, नीचे की ओर ये साउथ है। तो ऊपर वाली जो रेखा है इसको हम लोग कर्क कहते हैं, और नीचे वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। अक्षांशीय रेखाएं हैं। प्रश्न में आंसर आपके सामने दिया हुआ है। साउथ कौन सा वाला है देखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है विगत परीक्षाओं में, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो आंसर इसके हिसाब से जो होगा वो कौन सा जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ। ये मैंने बना दिया है, इसको नोट करके ध्यान करेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म पूछा है हमसे। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म, जीवाश्म की बात कर रहा है, फॉसिल की बात कर रहा है, जो लिविंग फॉसिल के रूप में है, यह ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या जाएगा? यहां पर आर्कीबैक्टीरिया जाएगा, यह ध्यान रखना है। और देखिए दूसरा आंसर ये युगलिना है। युगलिना को हम लोग पादप जगत, पौधा जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि उसमें पादपों के भी लक्षण है, फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, और ये अपनी जगह से भी मूव करता है, तो उसमें जंतुओं के भी लक्षण है। तो ध्यान रखना है यहां पर हमें। तो आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन, द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। यहां प्रश्न का जो आंसर होगा तो उसको समझेंगे। प्राचीनतम का मतलब होगा ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या जाएगा आंसर? आर्कीबैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया था जो पृथ्वी पर सबसे पहले प्रशांत महासागर की मैरियाना गर्त, जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है, सागर समुद्र में, महासागरों में सबसे गहरा स्थान क्या है? मैरियाना गर्त। किसका भाग है? प्रशांत महासागर का। यह ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर में हम लोग मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी, और जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी वो किसके रूप में हुई थी? आर्कीबैक्टीरिया के रूप में। तो जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है यहां पर कि वह जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। देखिए यहां पर देखा होगा आपने कि प्रकृति की जो नाइट्रोजन होती है वो वायवीय होती है, पौधे उसको अवायवीय नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यह ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो नाइट्रोसोमोनास होगा। बड़ा ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये सभी जो हैं ये नाइट्रोजनकारी बैक्टीरिया हैं, ये भी नाइट्रोजनकारी है। सीडो माने झूठा होता है, ये भी नाइट्रोजनकारी है, लेकिन अमोनिया को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करते हैं? तो ध्यान रखना है नाइट्रोसोमोनास। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सीएनजी में कौन सी गैस होती है? पिछले पेपर में भी मैंने डिस्कस किया था। सीएनजी प्राकृतिक गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। दिल्ली की बस परिवहन व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी बस परिवहन व्यवस्था है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या जाएगा? मीथेन जाएगा, जिसको हम लोग जो हैं वो CH4 कहते हैं। तो सीएनजी की प्रमुख गैस नदी घाटियों के बेसिन में, कृष्णा गोदावरी कावेरी के बेसिन में देखने को मिलती है। तो इसका मुख्य आंसर जो होगा वो क्या जाएगा? मीथेन गैस होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कृषि का कौन सा प्रक्रिया, कृषि की कौन सी, कह दीजिए कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इनमें से कौन सी आपको ऐसी कृषि है जो हमारे पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए, मतलब उसके बचाने के लिए सहायक है? तो ध्यान रखना है। देखिए ये हानिकारक है। झूमिंग जो कृषि है इसको झूम कृषि कहते हैं। जनजातियों के द्वारा जंगलों को काट के की जाती है,
ये हानिकारक है। अधिक उपज हम लोग कर रहे हैं, कृषि बंजर हो रही है। पंजाब का उदाहरण देखा है, पंजाब में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, पंजाब की भूमि बंजर होती जा रही है। इसका सबसे सही आंसर होगा वो जैविक। हम लोग जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग देखा होगा कि नेचुरल खाद का निर्माण कर रहे हैं, केंचुए से बनने वाली वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा, जैविक कृषि होगा। अगले प्रश्न की ओर, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बहुत अच्छा है। वाइल्ड लाइफ के सिक्योरिटी के लिए हमने कौन सा अधिनियम पारित किया था? बड़ा सिंपल सा है हमारा, ये 1972। ये ध्यान रखना है। विश्व प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन की अगर बात करें कि मानव पर्यावरण के लिए पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो उसकी भी सन क्या जाएगी हमारी, क्या जाएगी 1972। और तभी हमारा क्या हुआ था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम हमारा पास हुआ था। यह ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तिब्बत की सांगपो नदी बहुत अच्छा है। तिब्बत से होकर भारत में एक नदी आती है, बड़ा सिंपल सा है, और असम में आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, सुना होगा। ये एक जिला भी है असम का। तो माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ये एक द्वीप है, एक आइलैंड है, ये ध्यान रखना है। शांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है। भारत में आती है तो ये क्या कहलाती है, असम में क्या कहलाती है यहाँ पे, और क्या कहलाएगी, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और असम से पहले अरुणाचल में दिहांग सुना होगा, तो ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। WWF वह इसका संबंध आशय क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कंफ्यूजन किया है, वर्ल्ड वाइड फंड, ये नहीं होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, विश्व वन्यजीव कोष है, जिसका आंसर मैंने विगत क्लास, जो पिछली क्लास थी उसमें बताया था। इसका एक प्रतीक है जियांट पांडा, व्हाइट और ब्लैक कलर का पांडा सुना होगा, इसका प्रतीक है जियांट पांडा। तो जियांट पांडा इसका आंसर होगा। इसका यदि भारत में WWF का आपसे जो है अगर पूछता है कि भारत में WWF का ऑफिस कहां है, तो देहरादून आंसर जाएगा, ये ध्यान रखना है। और यदि विश्व में पूछता है तो ग्लैंड जाएगा, ये ध्यान रखना है। भारत में WWF का ऑफिस कहां है ये पूछेगा आपसे, हेडक्वार्टर कहां है, तो देहरादून के नाम से बात करेगा। जियांट पांडा जो है इसका वो प्रतीक जानवर है, पांडा जानवर आपने देखा होगा, यह ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आर्सेनिक प्रदूषण, ये पिछली परीक्षा में प्रश्न आया था कि आर्सेनिक प्रदूषण किस राज्य में है, तो देखिए आंसर इसका सबसे पहले टिक कर लेंगे, पश्चिमी बंगाल में है। आर्सेनिक प्रदूषण जो पश्चिमी बंगाल में है, इसके कारण आपने सुना होगा वहां पर एक रोग होता है, इसको हम लोग कहते हैं संखिया रोग। ये वहां का लोकल भाषा में हम लोग नाम बोल देते हैं, संखिया हो गया। और इसको कहते हैं ब्लैक फुट वाटर। ब्लैक फुट का मतलब कि हमारे जो हाथ पैर हैं वो काले पड़ जाते हैं। ये एक जहरीला पदार्थ होता है, विषैला होता है। इससे जैविक आवर्धन अभी आया था, बायोमैग्निफिकेशन का एक उदाहरण है ये। तो आर्सेनिक वहां के पानी में बहुत है, यदि ये मनुष्य में पहुंच रहा है तो ये कारण है किसका, संखिया रोग का या ब्लैक फुट वाटर डिजीज का, ये ध्यान रखना है। तो ये कहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन ग्रसित है इससे, तो भारत में पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये परगना कोलकाता के आसपास का जो क्षेत्र है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? देखिए अभी इससे पहले एक ओल्डेस्ट आया था तो वहां मैंने आर्कीबैक्टीरिया कराया था, आर्कीबैक्टीरिया यहां पर नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर होगा नील हरित शैवालों को हम लोग बैक्टीरिया मान के चलते हैं, ये ध्यान रख के चलना है। तो नील हरित शैवाल जो होगा वो इसका आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, दैट फॉर म्यूटेशन थ्योरी। देखिए उत्परिवर्तन को समझ लेते हैं, शरीर के अंदर अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो सडन चेंजिंग आ जाएं, दो तरीके के होते हैं, जेनेटिक और सोमेटिक। सोमेटिक का मतलब कायिक रूप से होंगे, जेनेटिक का मतलब हमारे जीन में पहुंच जाएंगे। तो म्यूटेशन का जनक कौन है, यह ध्यान रखना है। तो म्यूटेशन का जनक जो है वो कौन होंगे, ह्यूगो डी विरीज होंगे, यह ध्यान रखना है यहां से। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, ह्यूगो डी विरीज ने, यह ध्यान रखना है। अगला है आधुनिक मनुष्य, मॉडर्न मैन, जो हमारा आज का जो आधुनिक मनुष्य है उसके पूर्वज कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न का आंसर लगा लेंगे। इसके जो जाएंगे वो जो कौन जाएंगे, क्रो मैग्नन जाएगा आंसर। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे एक सीक्वेंस है, जावा मैन, पैकिंग मैन, निएंडरथल मैन और क्रो मैग्नन मैन। सबसे बाद में कौन आया, क्रो मैग्नन। मैंने आपको नियरेस्ट, इसके बाद हमारा कौन आ गया, आधुनिक मानव आ गया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो आया वो कौन सा मानव आया, आधुनिक मानव आया। तो आधुनिक मानव, देखिए आधुनिक मानव से पहले कौन है, क्रो मैग्नन। इस सीक्वेंस को हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे पूछा है आपसे, क्रो मैग्नन से पहले कौन आए, तो निएंडरथल आए, निएंडरथल से पहले कौन आए, पैकिंग आए, और पैकिंग से पहले कौन सा मानव आया, तो जावा मानव आया, ये ध्यान रखना है। ये जावा मानव भी ये टाइप है, इसके एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसको याद कैसे रखेंगे, देखिए
जा पा न क्रो पधारे। तो आधुनिक मानव जो है वो कहां से पधारा? जापान क्रो। जापान क्रो का मतलब क्रो से क्रोमैग्नन, एन से निएंडरथल, पी से पैकिंग और जे से जावा। सीक्वेंस क्या होगा? जापान को पधारे। तो सबसे लास्ट वाला हम लोग आंसर टिक कर देंगे, क्रोमैग्नन। आंसर क्या जाएगा? क्रोमैग्नन। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखने वाला है, ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स। ये एक जीवाश्म है आर्कियोप्टेरिक्स, जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ फॉसिल है। ये किसके बीच की कड़ी है? तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर जो होगा वो सरीसृप, रेप्टाइल्स और एवीज, पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। क्योंकि सरीसृप रेंगते थे और वो उड़ना शुरू हुए, उनमें से ये हमें इसके प्रमाण देखने को मिले। तो पक्षी और सरीसृप दोनों के इसमें लक्षण दिखाई दिए, इसलिए आर्कियोप्टेरिक्स का जो एग्जाम्पल होगा वो किसके बीच की कड़ी है? ये रेप्टाइल और एवीज के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहां से, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो वास्तविक मछली की ओर प्रश्न करेगा, तो यह ध्यान रखना है कौन सी वास्तविक मछली है, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, बाकी सारी झूठी मछलियां होंगी। राइट आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? कैटफिश जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? कैटफिश जाएगा। बाकी देखिए, रजत मीन जो हमारी है, ये किताबी कीड़ा होता है, जो एक इंसेक्ट है। इसके बाद जेलीफिश सुना होगा, सीलेंट्रेटा फाइलम में पाई जाती है। जेली सुना होगा, जेली टाइप की फिश होती है। एक क्रे फिश होती है, ये भी झूठी है। तो यहां हमसे पूछ रहा वास्तविक, मतलब वास्तविक मछली कौन है? तो क्या आंसर जाएगा? कैटफिश जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।